साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जोश नेट JRF में। इस चैनल पर पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। आप चैनल पर जाएंगे तो सभी प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूनिट वाइज, पेपर 1 की और पेपर 2 की भी। बस आपको ज़रूरत है वीडियो देख के पढ़ाई करने की, नोट्स बनाने की और रिवीजन करने की। तो बेफिक्र होके पढ़िए इस चैनल से और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, जिस पर आराम से आपको PDF वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी सभी चीज़ों की। तो आइए चलते हैं हम हिंदी साहित्य को देख रहे हैं। हिंदी कहानी यूनिट 7 में आज की हमारी कहानी है लाल पान की बेगम। इसके बारे में हम देखते हैं कुछ चीज़ें। लाल पान की बेगम, ये कहानी किस कहानी संग्रह में है? कहानी है ठुमरी कहानी संग्रह में। इसका वर्ष क्या रहेगा? इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा 1959। इसमें 9 कहानियां हैं। इसके अंदर 9 कहानियां कौन सी है? एक रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। ये भी हमारे सिलेबस में लगी हुई है, ये कहानी भी अभी हमें पढ़नी है। लाल पान की बेगम ये हम आज पढ़ेंगे ही। और 3 बिंदिया, ये हो गई हमारी 9 कहानी। तो हमारे सिलेबस में लगी हुई 2 कहानियां लाल पान की बेगम और तीसरी कसम, यानी कि इसका एक दूसरा नाम भी दे रखा है मारे उर्फ, मतलब उर्फ यानी कि दूसरा नाम। तीसरी कसम का दूसरा नाम है मारे गए गुलफाम। ठीक है, ये दोनों ही ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है ये दोनों कहानियां, और दोनों का ही प्रकाशन वर्ष 1959 है। ठीक है, आइए चलते हैं कहानी की तरफ। ये इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो इनके बारे में ये कुछ चीजें दिए हुए हैं, जैसे इनका जन्म कहाँ पे हुआ है और ये किस प्रकार के उपन्यास वगैरह जो भी ये लिखते हैं, तो किस प्रकार की चीजें ये लिखते हैं। इनका फेमस उपन्यास है मैलाचल, परती परिकथा और भी काफी कुछ है। आइए, लेकिन हम अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। आपको समय मिले तो आप ये लेखक परिचय भी जरूर पढ़ें। साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे और अंडरलाइन करते रहेंगे चीजों को। लाल पान की बेगम, ये हमारी कहानी है। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुड़ रही थी। यहाँ पे पात्र है बिरजू की माँ। अपने आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट लोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। ये जरूर नोट करेंगे कितने साल का लड़का था? 7 साल का लड़का। उम्र पूछ ली जाती है, किसी भी तरह का नंबर आएगा तो वो हम जरूर याद रखेंगे। कोई भी संख्या आएगी वो भी हमें नोट करनी है। आप आगे देखते हैं। चंपिया के सर भी चुड़ैल मंडरा रही है, आधा आंगन धूप रहते जो गई है। सहुआइन की दुकान पर छोवा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई, आज लौट के जरा। बागड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ, बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा? बागड़ को मारने के लिए एक छोटा डेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? ये नोट करेंगे। पात्र कौन है? मखनी फुआ। और वो क्या पूछ रही है बिरजू की माँ से कि क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करेंगे। बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब ना फुआ, तो वो क्या उसको उत्तर देती है मखनी फुआ को? ये भी हम नोट करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारा बागड़ को कुकुर माछी परेशान कर रही है। आहा आए, हर 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 आए। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडा से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पन भरनियों की खिलखिलाहट,
सुनकर रुक गई, बोली ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हथ छुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी, कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पन भरनियों से बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट यानी जूट का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते, निसाफ करो। मतलब बोल रही इंसाफ करो ऐसा। खुदा अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की अली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के पप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बैठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। नोट करेंगे किसका नाच, बलरामपुर का नाच। और किस पर बैठकर जाएंगे, बैलगाड़ी पर। और कितने पैसे की बात की है, 4 मन पाट यानी जूट का पैसा। और एक कह रही है कि वो अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव के यहाँ पे बोलती फिरती है इस बात के लिए। ये भी नोट करेंगे संख्या। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ियां मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया, नाच देखने वाली सब तोन पोन कर तैयार हो रही है, रसोई पानी कर रही है। तेरे मुंह आग लगे, क्यों मैं टोकने गई, सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने। गली मोहल्ले में बता रही है जाके मखनी फुआ। मखनी फुआ ने अपनी जीभ पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़कर ऐठती हुई निकाली। अरे रे हा हा, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो, तब्बे ना आहा। जंगू की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। यहाँ पे पात्र का नाम दिया है जंगू की पतोहू, मतलब गांव में ऐसे ही जानते हैं कि उसकी बहू, उसकी बीवी, मतलब ये ऐसी दे रखा है जंगी की पतोहू। बिरजू की माँ से नहीं डरती, वह जरा गला खोलकर ही कहती है, फुआ सरबे शीतल मिट्टी यानी सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर यदि तू भी भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पानी कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोनाबंग पाट होता, जोड़ा बैल खरीदती, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतू का गला खोल खोल कर बोली, गुलेल की गोलियों की तरह दनदनाती हुई आई। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोलकर निकाला, लेकिन मन मसोस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीभ के जाल को गले में उतारकर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लोटे तो तेरी मूड़ी मरोड़कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब थिएटर वैनस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पतोहू सब आने लगी है। कहीं बैठकर बाजे ना मुरलिया सीख रही होगी। गाने का नाम कौन सा दिया है इसमें, बाजे ना मुरलिया। हर जाई, अरे चंपिया। जंगी की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभालकर और मटक कर बोली, चल दीदिया चल। इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपर रात बिजली की बत्ती भकभक कर जलती है। याद रखेंगे, लाल पान की बेगम बसती है इस मोहल्ले में। ये पंक्ति किस कहानी में है तो हमें ये भी याद रखना होगा। भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर ना जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया के माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाल वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसी पाट सूखते देखकर जलने वाली सभी औरतें खलियान पर सोनाली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ से तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सउआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। सउआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी, एक सउआइन की ही दुकान पर मोती झरते हैं।
जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी, बोल गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हरजाई, फिर कभी बाजे ना मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है टीसन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की कि उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले ए मैया एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहती फैलाई, देना मैया एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी 10 साल की चंपिया जानती है कि शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। चंपिया की उम्र कितनी थी यहाँ पे आया है? 10 साल। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके कहा, भैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी, एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। ये भी लाइन याद रखेंगे, एक शकरकंद छीलेगा 3 पेट में। ऐसा वाक्य किस कहानी में आया है? तो हम जानते हैं लाल पान की बेगम कहानी में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कड़ाही मांगकर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। सिद्धू की बहू का भी नाम आया है यहाँ पे। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। अब बिरजू को एक शकरकंद मिल गया है, उसकी दीदी ने दे दिया। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो आई, अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। इसमें टोलों का भी नाम आता है, वो भी ध्यान रखेंगे। एक ही आया कोयरी टोले का नाम। बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलदैया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। दूसरी टोली कौन सी है? मलदैया टोली। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमाने उतर गई घोड़े से अचानक। जब अपने गांव के लोगों की आंखों में पानी नहीं तो मलदैया टोले की मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा? न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छील कर? रख दे उठा के, यह मर्द नाच दिखाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़ाकर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सर पर अंधाकर वापस आया। देख दीदिया, मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लेंगे। वो कढ़ाई को सर पे रख के टोपी बना के दिखा रहा है, जैसे बच्चे खेल खेल में कर लेते हैं अक्सर। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ नहीं बोली, जरा सी मुस्काई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकोड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राकस तुझे, हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बगड़ा को, खोल दे गले की घंटी। टुनर टुनर मुझे जरा भी नहीं सुहाता है। टुनर टुनर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआ टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी, झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी तुमने सुनी? अब यहाँ पे बबुआ टोले का भी जिक्र आया, 3 टोलों का यहाँ पे जिक्र आ गया है। बेसी बकबक मत करो, बागड़ के गले से झुनुक खोलती बोली चंपिया। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे किसका जिक्र आया है? ये टुनुर टुनुर आवाज जो बता रहे हैं, ये बागड़ के
मतलब उनके घर में जो बागड़ है उसकी आवाज है, तो ये भी आवाज नोट कर लेंगे, साउंड का भी क्वेश्चन बनता है। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आए तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगाओ मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा क्या? बच्चा है, उसको मजाक समझ नहीं आ रहा कि वो कटाक्ष कर रही है उसकी माँ। चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया कि मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को अब तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आ गया। ये नोट करेंगे कि उन्होंने क्या क्या जो है प्लानिंग की थी, तैयारी की थी। 1 महीने पहले से ही सोच रखा था कि उस दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया सी छीट की साड़ी और बिरजू पैंट पहनेगा, और बैलगाड़ी पर चढ़कर हम लोग सब लोग देखने जाएंगे। जैसे हम पिकनिक की या कहीं घूमने जाते हैं, उसकी प्लानिंग पहले से करते हैं। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला। गांच का सबसे पहला बैंगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। हम सोचते हैं ना, हे भगवान मेरा ये काम बना दे, ऐसे ही है। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से ही किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना चाहिए, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा? अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। उसको याद आता है कि मैंने मतलब महावीर जी का रोट चढ़ाना बोला था, और वो ही बाकी है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। दूनी मतलब यहाँ पे दुगनी, मतलब जितना उसने बोला होगा कि इतना किलो जो भी बोला उसको दुगना डबल करके चढ़ाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे महावीर जी के रोट का जिक्र है यहाँ पे। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पतोहू की बातें चुभती है। भक भक बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वालों की बेटी पतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने? गांव की भाई खोकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। कितनी जमीन हासिल की है बिरजू के बप्पा ने? 5 बीघा जमीन। इंपॉर्टेंट है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है। वैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान, तनी आंखों की धार, भला फसल सहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए वहां सिर्फ 10 मन पाट कांटा पर तोल का ओजन हुआ। और रब्बी भगत के यहाँ इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुर्मी टोला के एक आदमी को समझा के कहा था, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे। यहाँ पे आया कुर्मी टोले का नाम, याद रखेंगे, ये चौथा टोला हो गया हमारा। सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुतखोकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहेब के खिलाफ खासा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहेब गुस्से से रसकस नाच के बाग की तरह उमड़ते रह गए। बाबू साहेब का भी जिक्र है। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहेब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है उतना जरा सा लड़का। जमींदार का बेटा है कि चंपिया? बिरजू सो गया क्या? यहाँ आ जा बिरजू अंदर, तू भी आ जा चंपिया।
भला आदमी आवे तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंजा ना देती तो ले चुके थे जमीन। अब गुस्से में कुछ कुछ बोलती जा रही है। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी, जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही थिर नहीं होता तो क्या होगा। जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है, चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश उसे मिला। कौन सा शोक मोज दिया है उसके मर्द ने। कोलू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने को भी नहीं दिया आंख से। बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिंडोरा पिटने लगा। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने। दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच देखने जाएगी। गुस्से में वो बोलती जा रही है कि मतलब आए नहीं है उसका पति। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कुसमय में उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने जाने की चर्चा छेड़ी है। 18 बार। लो खूब देखो नाच, वारे नाच, कथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी देखने के लिए, पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीव वाली पतुरिया सब हंसती आएंगी हंसती जाएंगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ, भगवान दाढ़ी जार भी। 2 बच्चे की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है, ये भी ध्यान रखेंगे। बालों में गरी का तेल डालने का जिक्र किस में आया है किसी के पास एक धुर जमीन भी अपनी इस गांव में। जलेंगे नहीं। 3 बेगे में धान लगा हुआ है अगहनी। लोगों की विगदिट से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटी है। क्यों री चंपिया। चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा हूं। चुप, बिरजू की माँ ने फिसफिसाकर कहा, शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना। हूं दोनों ने फिर हुंकार भरी। चुप, गाड़ी नहीं है। तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपी। भाग के आ चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह ओले ओले पांव से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसे हाथ पकड़कर सुला दिया। बोलो मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदैया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया है, बाहर से ही पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे, चंपिया है। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो ना रोशनी ना चिराग, ना चूल्हे में आग। बात क्या है, नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या। बिरजू के गले में खसखसाहट हुई। उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू बेटा बिरजमोहन। बिरजू का पूरा नाम क्या है, बिरजमोहन। इंपॉर्टेंट है। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या। अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे, नहीं देखना नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया है, उठती क्यों नहीं। ले धान की पंचशीश रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसारे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1.5 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, नाच तो खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुस गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की सपना गाड़ी मोहनपुर हॉस्टल बंगला से
हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचशीश टट्ट में खोज दे, अपने खेत का है। अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगे सारे खेत की बालियां। कितने दिन में? 10 दिन में। मलदैया टोली जा रही थी अपने खेत में। धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंच शीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है रे तू? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म जो बचे। क्या हुआ, डांटती क्यों है? नव्वान के पहले ही नया धान जुटा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। चिरई चुरमुन है ये लोग। बस हम दोनों के मुंह में नवन के पहले नया अन्न ना पड़े। इनके इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाया। ओ मैया, इतना मीठा चावल! और दमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर अपने मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। खाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती है। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी क्या भला? गाड़ी वालों को भी बैल की जरूरत कभी होगी? पूछूंगा तब कोयरी टोला वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते ही बना लेती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खेलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलते देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी। चंपिया, जरा गेल सार में खड़ी होकर भवानी फुआ को आवाज दे तो। ए फुआ, सुनती हो? फुआ, मैया बुला रही है। सॉरी, ये भवानी नहीं होगा, ये मखनी होगा। यहाँ पे वो जो आई थी, जिक्र आया था ना पहले, मखनी फुआ। फुआ ने कोई जवाब सीधे नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही है तो है, बिना नाथ पगैया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाक पगैया वाले को आकर देखो तो दोपहर रात में गाड़ी को लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ खांसती खांसती आई। इसी से घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या। कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन वासन। सो रात भर के लिए यहाँ तम्बाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? फुआ को तम्बाकू मिल जाए तो रात भर क्या, 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोलकर तंबाकू का अंदाज लिया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वह है सहुआइन। राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह मटर भर तंबाकू रख कर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई कि डिब्बा भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसलकर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधाकर अपने बाप को दिखाने लगा। मलेट्री टोपी, सिर पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। सभी उठकर हंस पड़े, ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को। चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब लाचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहिब का। ही। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली। ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिए। हा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, 1 कनवा गुड़ है, आधा डाल दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे। बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बांधने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से
गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। ऊहू, इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सर पर आ गया है, ये भी याद रखेंगे। पूर्णिमा के चांद की बात हो रही है, यानी पूर्णिमा के दिन की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये इम्पोर्टेंट है किस कहानी में हो रही है, क्वेश्चन आ जाए। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मांग टीका पहना है पहली बार। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से हाँकना। बैल दौड़ने लगे, तब पहिया चू चू करके घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई है क्या? गांव में ऐसे ही होता है, कितना कोई कुछ भी बोले फिर भी मतलब टेंशन उसकी दूसरे की रहती है। गाड़ी रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, जंगी भाई काहे कन्ना रोहट हो रहा है आंगन में? जंगी घुर ताप रहा था, बोला, क्या पूछते हो जंगी? बलरामपुर से लौटा नहीं, पतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे टीसन वाली तो रोती है, बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा, झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी है, बेचारी आ जा जल्दी। बगल की झाड़ी से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी आ जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खबास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है, गिलट की झुनकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा आजा, जो बाकी रह गई सब आ जाए जल्दी। जंगी की पतोहू, ये ध्यान रखेंगे किस किस के लिए कहा था, कौन कौन मतलब गया है। जंगी की पतोहू, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी, तीनों गाड़ी के पास आई। 3 जने गए हैं, कौन कौन गए हैं ये इंपॉर्टेंट है, याद आपको रखना है। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पतुहों को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतुहों को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतोहू का गोना तीन ही मास पहले हुआ है, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। गोने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गोने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक कर, सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों की बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की, खेतों से धान के झरते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुद्दी की लता फूली है। जंगी की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी की पतोहू, ये चारों ही तो गांव में बेस्कोप का गीत गाना जानती है खूब। गांव में बेस्कोप का गीत गाना कौन जानती है, ये भी नोट करेंगे। सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी की पतोहू, 4 हो गई। सॉरी, चंपिया को भी नोट करेंगे ना, मिला के 4 हो रही है। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई है। चारों ओर गोने की साड़ी की खसमसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे में मंगटिक्के पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बेस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे? जहाँ भूल जाएगी बगल में तो मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पतुआ ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खकार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया, और जरा जोर से गारी चंपिया, नहीं तो बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीरे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। नोट करेंगे गीत कौन सा गाया गया, तो यहाँ पे हमें याद रखना है, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी। उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहू की ओर देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पतोहू है, गोने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम इस कहानी में किसको कहा गया है? बिरजू की माँ को, याद रखेंगे।
यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंग टिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब कोई और लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। यहीं पे अब हमारी कहानी हो गई समाप्त। अब हम इसके देखेंगे पात्र। तो लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु ने जो लिखी है, और इसके हम पात्र देख रहे हैं। पात्र है बिरजू की माँ, इम्पोर्टेंट पात्र। बिरजू, चंपिया, उसके बच्चे, मखनी फुआ, जंगी की पतोहू, जंगी, रंगी। रंगी कौन है? जंगी का बेटा है। सिद्धू की बहू, जिक्र आया था यहाँ पे, सहुआइन। सुनरी, सुनरी कौन है? राधे की बेटी। और एक और पात्र है लरेना की बीवी। सभी पात्रों के नाम हमें याद रखने हैं। आगे देखते हैं कहानी का मतलब उद्देश्य क्या है। नारी सशक्तिकरण और स्वाभिमान। कहानी की नायिका बिरजू की माँ, जिसे लोग लाल पान की बेगम भी कहते हैं, के माध्यम से रेणु जी ने नारी के स्वाभिमान, आत्मसम्मान और अपने अधिकारों की चाहत को दर्शाया है। वह रूढ़ियों को चुनौती देती है और अपने जीवन में बदलाव लाना चाहती है। जैसे कि बताते हैं कि इसने मतलब अपने पति को जमीन लेने के लिए इसने ही मोटिवेट किया था। कहीं ना कहीं वो कहता है मजदूरी ही करना अच्छा है। तो इसमें एक तरीके से दिखाया है नारी सशक्तिकरण, कैसे वो अपनी रूढ़ियों को चुनौती देती है। ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण। गांव, कहानी में गांव की महिलाओं के बीच होने वाली ईर्ष्या, द्वेष, नोकझोंक और साथ ही उनके प्रेम, एकता और जीवन के उत्साह का सजीव चित्रण मिलता है। हमने देखा कि कैसे पहले वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सुना रही थी, और बाद में फिर जगह होती है तो वो सबको बैठा के जो नाच दिखाने ले जाते हैं। यह ग्रामीण सामाजिक संबंधों की जटिलता को दिखाता है। स्त्री की इच्छाओं और संघर्ष। कहानी बिरजू की माँ की छोटी छोटी इच्छाओं, जैसे नाच देखने जाना, बैलगाड़ी में जाना, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पति को प्रेरित करने या उससे संघर्ष करने की जद्दोजहद को सामने रखती है। सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार। यह कहानी उन सामाजिक प्रतिबंधों को तोड़ने की नारी की ललक को प्रस्तुत करती है जो उन्हें उनकी इच्छाओं और आज़ादी से वंचित रखते हैं। संक्षेप में ये कहानी ग्रामीण नारी के संघर्ष, उसकी जीवंतता और आत्मसम्मान की भावना को केंद्र में रखकर लिखी गई है। तो इसी के साथ हमारी कहानी भी समाप्त हुई। उसके बाद हमने पात्र देखे, कहानी के उद्देश्य देखे। तो आप ये रिवीजन करेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है।